तो जश को लेकर लगातार ये लोगों से मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द जो जश के हत्यारे हैं उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए। 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में सबसे पहले हम इसी खबर को विस्तार से जानेंगे। सिर्फ 1 मिनट में करनाल में 5 साल के मासूम की हत्या मामले में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और जश की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। 1 मिनट में दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। करनाल के गांव कमालपुर रोडान के 5 साल के जश की आत्मा की शांति के लिए शहर में कैंडल मार्च निकाला गया। जश को गांव से 5 अप्रैल की दोपहर अचानक लापता कर दिया गया था। 6 अप्रैल की सुबह पड़ोसियों की छत पर जश की बॉडी को फेंक दिया गया। कैंडल मार्च निकाल रहे लोगों ने इस जघन्य अपराध को करने वाले अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। वहीं मार्च में शामिल महिला एडवोकेट ने कहा कि पुलिस से अपील है कि इस मामले में जल्द ही परिणाम सामने आ जाएं, क्योंकि बच्चे के परिवार के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। साथ ही लोगों से अपील की है कि समाज में एक दूसरे से भाईचारा बनाएं और अपने बच्चों का भी ध्यान रखें। उस दरिंदों ने उसको खत्म कर दिया। आज उसकी आत्मा को शांति देने के लिए हम कैंडल जला रहे हैं, पर मैं नहीं मानता कि कैंडल जलाने से शांति मिलेगी। शांति उसको तब मिलेगी जब इसी चौराहे पर उन सभी आरोपियों को गोली मारी जाएगी। और ये कानून भारत देश के अंदर बनना चाहिए कि जो आरोपी साबित हो जाए उसको 10 साल तक कोर्टों के अंदर केस ना चले। जश हत्याकांड लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है और लगातार परिवारजनों और ग्रामीणों की ओर से मांग यही है कि जो भी जश के हत्यारे हैं जल्द से जल्द उन्हें सजा हो, जल्द से जल्द उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए। और चलिए अब हम रुक करेंगे अगली खबर का। 24 अप्रैल को पानीपत में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 400वें प्रकाश पर्व पर आयोजन किया जा रहा है, जिसका न्योता देने सीएम करनाल पहुंचे और अरविंद केजरीवाल पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, दिखाते हैं आपको सिर्फ 1 मिनट में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल में 24 अप्रैल को पानीपत में हरियाणा सरकार की तरफ से हिंद दी चादर गुरु तेग बहादुर साहिब के 400वें प्रकाश पर्व का न्योता देने पहुंचे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल के डेरा संगत को न्योता दिया और गुरुद्वारा डेरा कार सेवा में माथा टेका। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और उन्हें भी कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया। सर, केजरीवाल ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पंजाब में एक पेंशन हो गई है, हम सेवा भाव के काम से आए हैं, अगर हरियाणा में भी होती है तो अच्छा होगा। मैं केजरीवाल जी को निमंत्रण देता हूं कि पानीपत के 24 अप्रैल के 400 साल प्रकाश उत्सव में आए, उनकी सारी बुद्धि ठीक हो जाएगी। आपको बता दें कि 24 अप्रैल को पानीपत में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश भर से साध संगत यहाँ आएगी। देश भर से भी गुरु तेग बहादुर के प्रति आस्था रखने वाले लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। सुबह धार्मिक कार्यक्रम होगा, शाम को संगीत के कार्यक्रम होंगे, एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। हालांकि कार्यक्रम को लेकर यहां पर सीएम मनोहर लाल ने न्योता जरूर दिया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना भी साधा। और चलिए अब रुक करेंगे हम अगली खबर का। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिमला दौरे पर पहुंचे और अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाने के साथ ही विपक्ष पर जमकर बरसते भी नजर आए। क्या कुछ उन्होंने कहा, दिखाते हैं आपको सिर्फ 1 मिनट में। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल दौरे पर हैं। उन्होंने शिमला में रोड शो किया। रोड शो के बाद जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज तक देश में जो कहा जाता था वो किया नहीं जाता था, लेकिन मोदी सरकार ने इस विवाद को खत्म किया। पीएम मोदी जो कहते हैं वो करते हैं और जो कहेंगे उससे आगे भी करेंगे। जेपी नड्डा ने कहा कि अब वो समय चला गया जब चुनावों में कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता भय खाता था। अब बीजेपी का कार्यकर्ता 5 साल में पार्टी के लिए किए गए कार्यों को लेकर जनता के बीच में जाता है और उसके दम पर ही वोट मांगता है। मुझे याद है, मैं समझता था जब मैं एमएलए था तो मैं समझने लगा कि यार कांग्रेस 21 सालों तक काम क्यों नहीं करती। तो मुझे कांग्रेसी ने बताया, नड्डा जी जरा हौले हौले। मैंने कहा हौले हौले क्यों? बोला हमने इतने साल बजट में काम किया, आपको ऐसे आए तूफान एक्सप्रेस कि सारे काम आपने 5 साल में पूरे कर देने। मैंने कहा भैया हम तो गरीब की चिंता कर रहे हैं। इस मौके पर चाहे वो सीएम हो या अनुराग ठाकुर, इसके अलावा चाहे वो जेपी नड्डा खुद क्यों ना हो, सभी विपक्ष पर बरसते नजर आए। हिमाचल प्रदेश के लिए चुनावी साल है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं का हिमाचल प्रदेश में आना जाना लगा हुआ है और साथ ही साथ एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है। बढ़ते अगली खबर का हम रुख करेंगे। 14 अप्रैल को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुग्राम आएंगे और यहां पर नड्डा कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। क्या कुछ खास रहेगा इस दौरान, दिखाते हैं आपको सिर्फ 1 मिनट में।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा अगले सप्ताह बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती पर हरियाणा के गुरुग्राम में होंगे। नड्डा 14 अप्रैल को शाम 4:30 बजे गुरुग्राम में सिग्नेचर टावर के पास बनकर तैयार हुए भारतीय जनता पार्टी के भव्य प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन करेंगी। उद्घाटन समारोह के भव्य स्वागत की तैयारियों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में पार्टी पदाधिकारियों की मैराथन बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, हरियाणा के मंत्री मूलचंद शर्मा, पूर्व सांसद सुधा यादव, संगठन महामंत्री रविंद्र राजू भी पहुंचे और अपने सुझाव दिए। ओपी धनखड़ ने कहा कि पार्टी कार्यालय पार्टी के हर कार्यकर्ता की भावना से जुड़ा स्थान होता है, इसलिए इसके उद्घाटन के अवसर पर आसपास लगते सभी 5 जिलों के कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया जाएगा। पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से भव्य स्वागत के बाद नड्डा नए कार्यालय का अवलोकन करेंगे। तो लगातार कार्यक्रमों के जरिए कुछ यहाँ पर बीजेपी को मजबूत और सशक्त बनाने की कोशिश की जा रही है। सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके अलावा जनता को सौगातें देने का काम भी शुरू किया जा चुका है। और चलिए अब रुक करेंगे हम अगली खबर का। कैथल में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया और प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर इस दौरान जमकर निशाना साधा। क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया, दिखाते हैं आपको सिर्फ 1 मिनट में। पेट्रोल डीजल से लेकर सब्जियों के दाम, खाने पीने के सामान पर महंगाई की मार पड़ी है। महंगाई की इस मार पर पॉलिटिक्स भारी है। हरियाणा के कैथल में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने महंगाई के बहाने सरकार को आड़े हाथों लिया। रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि महंगाई ने हरियाणा समेत पूरे देश को लूट लिया है। पेट्रोल, डीजल, गैस, दवाइयों के रेट बढ़ गए हैं और सुबह होते ही महंगाई गुड मॉर्निंग सुनने को मिलता है। हर रोज सुबह महंगाई का गुड मॉर्निंग गिफ्ट, अच्छे दिनों का गिफ्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती है। 80 पैसे से 1 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर, कभी सीएनजी के दाम बढ़ाकर, अरे अब तो नींबू पानी पीना भी मुश्किल हो गया क्योंकि 300 रुपया किलो नींबू हो गया। सुरजेवाला ने महंगाई के साथ SYL विवाद को लेकर भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। तो कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार पर महंगाई को लेकर निशाना साध रही है और लगातार प्रदर्शन के जरिए ये बताने की कोशिश कर रही है कि आम जनता को बीजेपी सरकार ठग रही है महंगाई को लेकर। ये ऐसे तमाम आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे हैं। और चलिए अब हम रुक करेंगे अगली खबर का। आम आदमी पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। अंबाला में सुशील गुप्ता की अगुवाई में व्यापारियों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। क्या कुछ इस दौरान खास रहा, दिखाते हैं आपको सिर्फ 1 मिनट में। पंजाब में आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत के बाद हरियाणा में लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ता दिखाई दे रहा है। पूर्व मंत्री निर्मल सिंह के आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद अंबाला से सैकड़ों व्यापारियों ने भी आम आदमी पार्टी का दामन थामा। सुशील गुप्ता ने बताया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद हरियाणा में अब तक आम आदमी पार्टी को 1.5 लाख लोग ज्वाइन कर चुके हैं और लगातार लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब व्यापारी वर्ग भी आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहा है। हर गांव में, हर शहर के अंदर मैं जा रहा हूँ, व्यापारी वर्ग भी अब ज्वाइन करने लगा है जो पहले डरता था। हरियाणा की जनता बेरोजगारी से दुखी हो चुकी। अभी एक 5 साल के बच्चे का इस जिले के अंदर ही मर्डर कर दिया गया। ऐसी स्थिति के अंदर लोग बदलाव चाहते हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कुनबा आए दिन बड़ा होता जा रहा है। सांसद सुशील गुप्ता ने भी आने वाले विधानसभा चुनाव में हरियाणा में 90 में से 85 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलने का दावा किया है। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी की ओर से ही जहां पर सदस्यता अभियान पर जोर दिया जा रहा है, वहीं लगातार बीजेपी पर निशाना भी साधा जा रहा है। और चलिए बढ़ते अगली खबर का हम रुख करेंगे। शनिवार को हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में किसानों ने टोल फ्री करवाए। अब पानीपत में इसे लेकर पुलिस ने 20 किसानों पर केस दर्ज कर लिया है। देखिए 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। पानीपत में टोल प्लाजा फ्री कराने के मामले में पुलिस ने संबंधित किसानों पर मामला दर्ज किया है। टोल कंपनी की तरफ से शिकायत की गई थी, जिसके बाद पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई। शिकायत में 20 किसानों पर मामला दर्ज किया गया। टोल कंपनी के प्रबंधक की तरफ से कहा गया कि टोल 3 घंटे फ्री रहने से उन्हें काफी नुकसान हुआ। डाहर टोल प्लाजा के मैनेजर की शिकायत पर इसराना थाने में ये FIR दर्ज की गई है।
शनिवार को करीब 10 बजे किसान यूनियन के कार्यकर्ता टोल प्लाजा पर आए थे और अपनी मांगों को लेकर टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। नारेबाजी करते हुए टोल प्लाजा कर्मचारियों को टोल बूथ से बाहर निकाला गया और सभी टोल लाइनों को भी पूरी तरह से फ्री कर दिया गया। टोल फ्री होने के कारण वाहन बिना टोल के निकलने लगे। पूरे हरियाणा में अलग अलग हिस्सों में किसानों की तरफ से टोल फ्री करवाए गए थे। इस सांकेतिक प्रदर्शन के जरिए किसानों ने सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो फिर से आंदोलन खड़ा किया जाएगा। फिलहाल अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन करने वाले किसानों पर मामला दर्ज करने की खबर भी सामने आ रही है। टोल फ्री करवाने वाले किसानों पर मामला जरूर दर्ज कर लिया गया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसान संगठनों ने ये भी मांग रख दी है कि जितने भी किसानों पर मुकदमा दर्ज किया गया है उन्हें जल्द से जल्द वापस लिया जाए। और चलिए अब रुक करेंगे हम अगली खबर का। रामनवमी पर्व को लेकर रूट डाइवर्ट किया गया तो लखनऊ गोरखपुर नेशनल हाईवे पर 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। क्या कुछ रहा इस दौरान, दिखाते हैं आपको सिर्फ 1 मिनट में। लखनऊ गोरखपुर नेशनल हाईवे पर उस वक्त 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया जब अयोध्या में रामनवमी पर्व को लेकर रूट डाइवर्ट किया गया। रूट डाइवर्जन कर नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया, जिसके चलते इतना लंबा जाम लगा और लोग परेशान। NH 28 पर हजारों यात्री 6 से 7 घंटे तक फंसे रहे और यात्रियों ने जाम को लेकर नाराजगी जताई। दूर दूर से यहाँ पर पहुँचे यात्रियों ने बताया कि वो रात को ही यहाँ पर पहुँच गए थे और सुबह तक जाम नहीं खुला। इस दौरान यात्रियों ने गुस्सा जाहिर करते हुए प्रदेश सरकार और प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। ट्रैफिक की वजह से फंसे हुए रुके हुए हैं। 4-5 घंटा हो गया हमें रुके हुए। बच्चों के साथ परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा, अंदर जाओ तो गर्मी लगती है। तो ये गाड़ी की जान है, बच्चों को छोड़ नहीं सकते अकेला। ये पूरा ट्रैफिक जाम का समस्या है और ये रात तक रहेगा। हम जयपुर से आ रहे हैं, रात को 12 बजे से यहाँ फंसे हुए हैं अभी तक। अभी कोई खुलने का कोई संभावना नहीं है। इस दौरान लोगों की शिकायत रही कि प्रशासन की ओर से पहले पुख्ता प्रबंध नहीं किए गए थे। अगर रूट डाइवर्ट करना था तो उसको लेकर एक रणनीति, एक रोड मैप तैयार किया जाना था, जिसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से कमी देखी गई। और चलिए अब हम रुक करेंगे अगली खबर का। कुरुक्षेत्र में श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ का 5वां राष्ट्रीय अधिवेशन का आज समापन है। अधिवेशन के समापन सत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे। क्या कुछ खास रहा, दिखाते आपको सिर्फ 1 मिनट। कुरुक्षेत्र में श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ का 5वां राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए कई VIP पहुंच रहे हैं। श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ का 5वां राष्ट्रीय अधिवेशन शनिवार को कुरुक्षेत्र में शुरू हुआ। इसमें 2 राज्यों के राज्यपाल बतौर अतिथि पहुंचे। वहीं इस अधिवेशन के दूसरे दिन समापन सत्र में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। साथ ही हिमाचल के राज्यपाल मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम के आयोजक और राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम, श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अधिवेशन के दूसरे दिन समापन सत्र में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे हैं। इससे पहले हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा था कि संत शिरोमणि गुरु रविदास के विचारों, व्यवहार, गुणों और शिक्षाओं से युगों युगों तक समाज का मार्गदर्शन मिलता रहेगा। आपको बता दें कि हिमाचल और हरियाणा के राज्यपाल ने संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर में पूजा अर्चना की। तो यहाँ पर कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आए सीएम मनोहर लाल और साथ ही उन्होंने गुरु रविदास की जयंती को लेकर भी जनता को संदेश दिया। और चलिए अब हम रुक करेंगे अगली खबर का। पाकिस्तान में इमरान की सरकार गिर गई है। विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पर जीत हासिल कर ली है, लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान की नई सरकार कैसी होगी, कौन कौन इसमें शामिल होगा, दिखाते हैं आपको सिर्फ 1 मिनट। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर शनिवार रविवार की रात हुई वोटिंग में इमरान खान को हार का सामना करना पड़ा। 342 सदस्यों वाली सदन में विपक्ष को 174 सदस्यों का समर्थन मिला। अब संयुक्त विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बनेंगे और इमरान सरकार को गिराने में अहम भूमिका निभाने वाले दलों के नेताओं को भी सत्ता में भागीदारी मिलेगी। इस नई सरकार में कौन कौन शामिल होगा, ये जानना बेहद जरूरी है। पाकिस्तान के 3 बार प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ मुल्क के वजीर आजम बनेंगे, तो वहीं पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी भी इस नई सरकार का हिस्सा होंगे। जरदारी के बेटे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो, जमीयत उलेमाए इस्लाम चीफ मौलाना फजलुर रहमान, इमरान सरकार में मंत्री रहे खालिद मकबूल सिद्दीकी,
विपक्ष के कई नेता अब इस नई सरकार में नजर आएंगे। तो काफी समय से जो कयास लगाए जा रहे थे, जो अंदाजा लगाया जा रहा था, आखिरकार वो सही साबित हुआ और कहीं ना कहीं इमरान खान को मुंह की खानी पड़ी। और रुक करेंगे अब हम अगली खबर का। श्रीलंका में हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। ईंधन संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पड़ोसी द्वीपीय देश भी भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंकाई लोगों ने वहां से अब पलायन कर भारत आना शुरू कर दिया है। श्रीलंका की मुख्य विपक्षी पार्टी समागी जन बालवेगिया ने कहा है कि आर्थिक संकट के कारण कठिनाइयों का सामना कर रही जनता की चिंताओं को अगर दूर नहीं किया गया तो राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ महाभियोग चलाया जा सकता है। एसजेबी ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की भी घोषणा की। राष्ट्रपति और राजपक्षे परिवार के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शन लगातार श्रीलंका में जारी है। मीडिया खबरों के मुताबिक एसजेबी ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए सांसदों से हस्ताक्षर लेने शुरू कर दिए हैं। श्रीलंका में गोटाबाया राजपक्षे की सरकार से अब तक 41 सांसद अलग हो चुके हैं। श्रीलंका में इस महीने के आखिर तक डीजल की कमी हो सकती है और विदेशी भंडार की अभूतपूर्व कमी के बीच ईंधन की खरीद के लिए भारत की ओर से दी गई $50 करोड़ की आर्थिक मदद भी खत्म हो रही है। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने केंद्र सरकार को बताया कि तमिलनाडु दवाइयों और चावल जैसी जरूरी वस्तुओं से लदे जहाज श्रीलंका भेजने को तैयार है। तो इस समय श्रीलंका मुसीबतों में घिरा नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन का कर्जजाल श्रीलंका के लिए अब कहीं न कहीं कड़वी चाशनी के रूप में निकलकर सामने आ रहा है। देखना ये होगा कि श्रीलंका इन तमाम हालातों से कैसे उबर पाता है। हालांकि भारत श्रीलंका की मदद जरूर कर रहा है। रुक करेंगे हम अगली खबर का। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन की राजधानी कीव में शनिवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इस मुलाकात के माध्यम से व्लादिमीर जेलेंस्की के प्रति एकजुटता दिखाई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन शनिवार को युद्धग्रस्त यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे और वहां उन्होंने प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। यूक्रेन की राजधानी और आसपास के इलाकों से रूसी सेना के पीछे हटने और यूक्रेन द्वारा यूरोपीय देशों से हथियार की मांग के बीच इस मुलाकात को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके पहले यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वैन डेर ने कीव का दौरा किया था और उन्होंने जेलेंस्की से मुलाकात की थी। इसे यूरोपीय देशों की ओर से यूक्रेन के साथ एकजुटता दिखाने का संकेत माना जा रहा है। कई यूरोपीय देश यूक्रेन की राजधानी कीव में दोबारा अपना दूतावास खोलने की योजना बना रहे हैं। जेलेंस्की ने इस मुलाकात की जानकारी दी। माना जा रहा है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यूक्रेन के लिए दीर्घकालिक समर्थन पर चर्चा हुई। इसके साथ ही वित्तीय और सैन्य सहायता पर भी चर्चा की गई। गौरतलब है कि रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके आसपास के इलाके को खाली कर दिया। उसने अब यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में अलगाववादी क्षेत्र डोनबास पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। वहीं यूक्रेनी फौज लगातार अमेरिका और पश्चिमी देशों से हथियारों की मांग कर रही है। तो 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में आपने तमाम खबरों के बारे में जाना।